नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। संदेश खाली जाने से भाजपा महिला टीम को फिर रोका। 8 दिन में दूसरी बार प्रतिनिधिमंडल रोका गया। 6 ठिकानों पर ईडी का छापा। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन। हार्ट अटैक से किसान की मौत, अब तक 7 की जान गई। आज ब्लैक डे का आह्वान। तेलंगाना में बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की एक्सीडेंट में मौत। डिवाइडर से टकराई एसयूवी। 10 दिन पहले सड़क हादसे में जान बची थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन। 86 की उम्र में ली अंतिम सांस। हार्ट अटैक के बाद 2 दिन से आईसीयू में। राहुल ने सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव को फोन किया। 1 घंटे बाद की। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। शुक्रवार भाजपा की महिला टीम को एक बार फिर संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया। इस टीम की अगुवाई भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी कर रही हैं। डेलीगेशन और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके बाद लॉकेट को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले 16 फरवरी को भी केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता स्वाजा शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने राशन घोटाले में बंगाल में 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की। एक शख्स अरूप सोम के यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची। अरूप पहले सरकारी नौकरी में थे, अब मछली का धंधा करते हैं। इससे पहले 22 फरवरी को ईडी ने शाहजहां को नया समन जारी किया था। इसमें कहा था कि वो 29 फरवरी को जांच के लिए मौजूद रहें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली जा सकते हैं। वो यहां यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से बात कर सकते हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। वहीं केंद्र सरकार के प्रति किसानों का आक्रोश अभी भी बरकरार है। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि बुधवार को आंदोलन के दौरान 21 साल के किसान सुखकरण सिंह की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि यह मौत नहीं, हत्या है और इसका मामला दर्ज किया जाना चाहिए। गुरुवार को उन्होंने एक बैठक की और इस घटना की निंदा करने के लिए काला दिवस और ट्रैक्टर मार्च की घोषणा भी की। बता दें, किसानों के दिल्ली चलो मार्च को संगरूर जिले के खनौरी सीमा पर रोक दिया गया था। किसानों का आरोप है कि पुलिस झड़प में उनके किसान की मौत हुई है। साथ ही 12 किसान भी घायल हुए हैं। किसानों में इसे लेकर रोष है। उनका कहना है कि शुक्रवार को वो आगे की रणनीति तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि पंजाब के किसान केंद्र में अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। एसकेएम, जिसने 3 केंद्रीय कानूनों के खिलाफ 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, दिल्ली चलो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो इसका समर्थन करता है। एसकेएम ने एक बैठक के बाद कहा कि किसान 26 फरवरी को देश भर के राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत भी करेंगे। इसमें कहा गया कि किसान शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके हरियाणा समकक्ष अनिल विज के पुतले जलाएंगे। एसकेएम नेता बलवीर सिंह राजवाल ने आरोप लगाया, खनौरी सीमा पर किसान सुखकरण की मौत पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुखकरण की पंजाब हरियाणा की खनौरी सीमा पुलिस के साथ झड़प में मौत हो गई थी। इसके अलावा 12 किसान घायल भी हुए थे। ये घटना तब हुई जब किसान बैरिकेड्स की ओर दौड़ पड़े, जिसकी कई परतें हरियाणा के अधिकारियों ने किसानों को सुरक्षा बलों के साथ उनके मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाई थी। वहीं बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की एक दर्दनाक कार हादसे में मौत हो गई है। लस्या तेलंगाना की सिकंदराबाद कैंट सीट से विधायक थी। बताया जा रहा है कि संगारेड्डी में अमीनपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र के तहत सुल्तानपुर आउटर रिंग रोड पर बीआरएस विधायक की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। दुर्घटना में एक मारुति सुजुकी XL6 कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से जा गिरी। इस हादसे में बीआरएस विधायक लस्या नंदिता गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दुर्घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दिख रहा है कि लस्या की कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। विधायक लस्या नंदिता महज 36 साल की थी। नंदिता जी सायन्ना की बेटी थी, जो सिकंदराबाद कैंट सीट से 5 बार के विधायक रहे थे। वहीं पिछले साल फरवरी में ही लस्या नंदिता के पिता का निधन हुआ था। इसके बाद तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने लस्या नंदिता को सिकंदराबाद से चुनावी मैदान में उतारा और वो जीत कर आई। हाल ही में आए चुनाव में नंदिता ने बीजेपी उम्मीदवार को 17,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी।
वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का शुक्रवार की सुबह 86 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मनोहर जोशी साल 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मनोहर जोशी को बुधवार को हार्ट अटैक के बाद हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया था। शुक्रवार की सुबह 3:02 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। मनोहर जोशी लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। उनका पार्थिव शरीर माटुंगा रूपारेल कॉलेज के पास स्थित उनके निवास पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। दोपहर 2 बजे के बाद दादर शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। जोशी वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और वो अभिजीत शिवसेना की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। वो सांसद भी रह चुके हैं और 2002 से 2004 तक केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहे थे। करीब 5 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहने वाले मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनका राजनीतिक जीवन मुंबई नगर निगम के पार्षद के रूप में हुआ था, जिसके बाद वो महापौर, विधान परिषद सदस्य, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री तक बने। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती दिख रही है। इस बीच महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच 38 सीटों पर सहमति बना चुकी है, लेकिन 9 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। ये ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से फोन पर बात की। तीनों नेताओं के बीच आम चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की 27 फरवरी को बैठक है। एमबीए के नेताओं की ओर से 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूलों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये 3 सीटें मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य सीट है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शिवसेना यूबीटी मुंबई की कौन सी 4 लोकसभा सीटें चाहती है। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार को चुनाव आयोग की तरफ से नया निशान मिल गया है। नए चुनाव चिन्ह में एक व्यक्ति को तुरहा बजाते देखा जा सकता है। तुरहा एक पारंपरिक शहनाई होती है, महाराष्ट्र में इसे तुतारी बोलते हैं। नया पार्टी सिंबल मिलने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। पार्टी लोकसभा चुनाव में नए नाम और नए निशान के साथ उतरेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवराय का आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है। एनसीपी शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के आदर्श फूले, साहू, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ ये तुतारी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना था। आयोग ने कहा था कि बहुमत के आधार पर अजीत गुट ही असली एनसीपी है, लिहाजा इस गुट को पार्टी का नाम और घड़ी निशान का इस्तेमाल करने का अधिकार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृतकाल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने बीएचयू में अपने संबोधन की शुरुआत नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र से की। पीएम मोदी ने कहा कि काशी सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी में चारों तरफ विकास का डमरू बज रहा है। यहाँ पर आज करोड़ों रुपए की योजनाओं की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में करने वाले तो सिर्फ महादेव हैं। पीएम ने कहा कि काशी में पिछले 10 सालों में विकास के जो भी कामकाज हुए हैं, उसे लेकर आज 2 किताबें लॉन्च की गई हैं। इन किताबों में काशी के 10 साल की विकास यात्रा के हर पड़ाव और यहाँ की संस्कृति का वर्णन किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में कुछ भी करने वाले तो सिर्फ महादेव हैं, हम तो सिर्फ निमित्त पात्र हैं। जहां महादेव की कृपा हो जाती है, वो धरती ऐसे ही समृद्ध हो जाती है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में, सांस्कृतिक रूप में बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। बता दें कि इससे पहले पीएम ने वाराणसी के स्वतंत्रता भवन में संसद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं मणिपुर हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में
शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि ये पैरा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में रखे गए रूख के विपरीत है। हाई कोर्ट द्वारा 27 मार्च 2023 को दिए गए निर्देश को राज्य में जातीय संघर्ष के लिए बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है। इस संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। जस्टिस गोलमई गैफशुला के एकल पीठ ने बुधवार को एक समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त अंश को हटा दिया। पिछले साल के निर्णय में राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की एसटी सूची में डालने पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश देने वाले विवादित पैराग्राफ को हटाने का अनुरोध किया गया था। पिछले साल के फैसलों के पैरा में कहा गया था कि राज्य सरकार आदेश प्राप्त होने की तारीख से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर शीघ्रता से यह संभव हो तो 4 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करेगी। जस्टिस गायफुलशुला ने 21 फरवरी के फैसले में अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार को निर्धारित प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए उक्त निर्देश को हटाने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।